प्री शादी क्या तय हुई घर जैसे खुशियों से खिल उठा। जिसे देखो वह शादी की ही बातें करता दिखाई देता। माँ तो जैसे खुशी से बौखला ही गई थी। पिताजी खुशी के साथ साथ तनाव में थे कि जमींदारों के घर रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं कोई चूक न हो जाए। सब कुछ उनकी हैसियत के अनुरूप करना चाहते थे। बाहर की तैयारियों की भागदौड़ के बीच भी माँ को बताना नहीं भूले, देखो अपनी लाडली को पारंपरिक भोजन बनाने की खूब प्रैक्टिस करा दो। हमारी लाडो किसी परीक्षा में असफल नहीं होनी चाहिए। पति की ओर देखकर माँ मुस्कुराईं, आप अपनी तैयारियां ठीक से करो जी, हमारी बिट्टो को पाकर समधियाने के लोग बेहद खुश होंगे। आप चिंता मत करो। यूं तो उसे सब कुछ आता है, फिर भी मैं रोज उससे कुछ न कुछ बनवाती रहूंगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और मेरे मन में धुक हो रही थी। बचपन से लखनऊ में जन्मी पली बड़ी मैं अचानक से जौनपुर में जाकर कैसे बस जाऊंगी। यह कैसा शहर होगा, कैसे लोग होंगे, जमींदार परिवार का क्या अर्थ है। मैं मन ही मन समझने की कोशिश करती, पर किसी से कुछ पूछ नहीं पाती। सोचती कि यदि भाई की शादी हो गई होती तो कम से कम भाभी से मन की बात तो कर सकती थी। मेरे मन में जौनपुर वासियों और होने वाले परिजनों को लेकर अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। इतिहास मेरा पसंदीदा विषय कभी नहीं रहा, फिर भी उसके पन्ने पलटकर जानने की कोशिश की तो पता चला जौनपुर मध्यकालीन भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, जो शर्की शासकों की राजधानी हुआ करता था। यह कलकल बहती गोमती नदी के तट पर बसा है। इसी सब उधेड़बुन के बीच विवाह की तिथि भी आ गई। एक शानदार आयोजन के साथ मैं विवाह बंधन में बंधकर विदा हो गई। कार एक झटके के साथ रुकी तो मेरी तंद्रा टूट गई। हड़बड़ा कर मैंने सिर से सर का अपना पल्लू संभाला। बगल में बैठे पति धीरे से फुसफुसाए, हम घर पहुंच गए हैं। मैंने कार की खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। चारों ओर दुकानें ही दुकानें दिखाई दी। मेरे मन के दौड़ते घोड़े को लगाम लगी। यह कैसा रजवाड़ा, यह तो कस्बे की बाजार सा लग रहा है। बस दुकानें बड़ी बड़ी लग रही थीं। तभी औरतों का एक झुंड आया और जाने कौन कौन सी रस्में होने लगीं। रबर की गुड़िया की मानिंद मैं उनके आदेशों का पालन करती जाती। नक्काशीदार पलंग पड़ा हुआ था, जिसके सिरहाने पर नक्काशी की हुई थी। पलंग को फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक और बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर सुंदर कारीगरी से कमल के फूल उकेरे गए थे। जमीन पर मोटी पशियन कालीन बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह छत पर गई और मेरी आंखें फटी की रह गईं। पूरी छत काले, नीले, सफेद रंग की चित्रकारी से सजी हुई थी। तो विशाल झाड़फानूस लटक रहे थे। अभी मैं देख ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल कर बैठ गई। नीले रंग की शेरवानी पर नारंगी साफा बांधे, गले में मोती की माला पहने मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। यह पुरुष अब मेरा है, सोचकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ दिन यूं ही गहमागहमी रही, फिर एक दिन सासू माँ बोली, तारा, अभी तक बहुरानी ने अपना पूरा घर नहीं देखा है। इसे पूरा घर दिखा दो। मैं और तारा हवेली भ्रमण पर निकल गई। जितना तारा उत्साहित थी उससे ज्यादा मैं उत्सुक थी। जिसे तारा ड्योढ़ी कह रही थी वह कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना था। मैं पूर्वजों की कला के आगे नतमस्तक थी। तारा, हम ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने तारा से पूछा। भाभी, ऊपर की मंजिल को हमने किराए पर दे रखा है। हमारी पहली मंजिल पर 3 किराएदार हैं। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। किराएदार? लेकिन क्यों? बरबस मेरे मुंह से निकला। भाभी, इतने बड़े घर का रखरखाव आसान नहीं होता। आश्चर्य से मेरी ओर देखकर तारा बोली। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। कोई बात नहीं भाभी। वो स्वाभाविक प्रश्न था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर तारा मुझे आश्वस्त करते हुए बोली, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, पर मैं वहां नहीं जाती। आप भैया के साथ जाकर देख लीजिएगा। आप नहीं जाती मतलब? भाभी, अब तो जानती ही हैं, पुरानी हवेलियों के साथ कितने किस्से जुड़े रहते हैं।
तो हमारी हवेली भी इसका अपवाद नहीं है, तारा ने समझाया। मतलब भूत? हाँ ऐसा ही कुछ। तारा की आंखों में शरारत थी। सच बताइए ना। हाँ सच। तारा ने अपनी बात पर जोर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की बगिया में ले गई और एक एक कर हर पेड़ से मेरा परिचय कराने लगी कि कौन सा पेड़ कब और किसने लगाया था। उसी समय चमेली आई। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे हैं, दोहराते हुए तारा ने मुझे शरारत से कुहनी मारी। मैं लजाई सी चमेली के पीछे चल दी। पतिदेव तो जैसी मेरी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। देखते ही बोले, चलो तुम्हें गोमती नदी की सैर कराता हूँ। वहां सूर्यास्त का नजारा देखना मजा आ जाएगा। कुछ ही समय में हम कलकल बहती गोमती नदी के ऊपर बने शाही पुल पर थे। लाल रंग का ऐतिहासिक पुल अपनी पूरी भव्यता से मेरा मन मोह रहा था। पतिदेव गर्व से बता रहे थे कि इसे अकबर के आदेश पर मुनिम खानखाना ने बनवाया था और माँ और तारा के साथ तुम जिस शाही किले को देखने गई थी उसका निर्माण फिरोज शाह ने कराया था। अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे अपनी कोठी की ऊपरी मंजिल कब दिखाएंगे आप? पतिदेव कुछ पल मुझे निहारते रहे, फिर बोले, तुम्हें ऊपरी मंजिल देखनी है? हाँ ठीक है, दिखा दूंगा। चलो घर चलते हैं। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर की मंजिल दिखाने से कतरा जाता था। ऐसा मुझे लग रहा था। मैं भी बार बार नहीं कह पा रही थी, पर मेरा डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं बीच के दालान में आई तो पहली मंजिल पर रहने वाली लीना मिल गई। भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। आज आप लंच मेरे साथ करिएगा तो मुझे खुशी होगी। जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको बुलाना चाह रही थी। मैं माँ से। मेरी बात बीच में काटकर लीना बोली, आंटी जी से व तारा से मेरी बात हो गई है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। ठीक है। मैं मुस्कुराई। हम तीनों गपशप के साथ पिज्जा का आनंद ले रहे थे कि कमरे का दरवाजा अचानक धीरे से खुला और एक हाथ जिसमें एक डब्बा और फूलों का गुलदस्ता था दिखाई दिया। मेरी तो सांस ही अटक गई। लीना और तारा ने एक दूसरे की ओर देखा। तब तक उस हाथ से जुड़ा शरीर भी सामने आ गया और लीना व तारा दोनों एक साथ बोली, ओह तुम हो। डरा ही दिया था। सौम्य, जो कि इसी मंजिल पर दूसरी ओर रहता था, हड़बड़ाया सा खड़ा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ, सौम्य लाओ। भाभी, ये गुलदस्ता मैंने आपके लिए मंगाया था। आप पहली बार आई हैं न? लीना ने बात संभाली और आगे बढ़कर सौम्य से सामान ले लिया। ये इमरती अटकता हुआ सौम्य बोला। दोनों की हड़बड़ाहट छिपाए नहीं छिप रही थी। सौम्य, हाँ, जो भी है। रोष स्पष्ट था। मैं उठने लगी तो माताजी बोली, सुनो, अपनी सास से कहकर इस सौम्य को निकलवा दो। मैं न बहुत अच्छा किराएदार दिलवा दूंगी। किराया भी मोटी देगा। तुम बात करो उनसे। अरे मैं क्या कहूंगी? मैं चकित थी। कहना क्या है? कह देना तारा को गलत नजर से देखता है। तुरंत हटा देंगी। पर यह सच नहीं है। बरसों से तारा से राखी बंधवाता है। बहुत मानता है उसे। सुना भी है और देखा भी है मैंने स्पष्ट किया। अरे तो तुम झूठ कहाँ बोलेगी? बस लीना की जगह तारा का नाम बदल देना। माताजी फिर से बोली। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं चलती हूँ। मैं झटके से उठ भागी और हड़बड़ाहट में सामने से आ रहे पतिदेव से टकरा गई। पूरी बात सुनकर वे बोले, अच्छा चलो तुम्हें तीसरी मंजिल दिखाता हूँ। मैं काफी दरी ऊपर पहुंची। मेरा चेहरा देखकर पतिदेव खिलखिलाए, इतना डरती हो तो देखने की जिद क्यों? सच बताए, इसमें भूत है क्या? नहीं यार, सब बकवास है। भूत होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता। भूत कुछ नहीं होता, कहते हुए उन्होंने कमरे के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। घबराहट में मैंने पति की कमीज पीछे से पकड़ ली। वे मुस्कुराए और मेरा हाथ थामकर अंदर बढ़े। अंदर आते ही आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया।
मैं एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर खड़ी थी। लकड़ी की नक्काशीदार अलमारियों के ऊपर खूबसूरत फ्रेम में महान क्रांतिकारियों की अनेक फोटो लगी थीं। कुछ को मैं पहचान रही थी और ज्यादातर को नहीं। एक किनारे पर मोटा गद्दा बिछा था जिस पर खूबसूरत कालीन बिछी थी और कई तकिए रखे हुए थे। मैं कल्पना कर सकती थी कि यहीं पर सब बैठते और बातचीत करते होंगे। आगे बढ़कर पतिदेव ने एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर किताबें भरी पड़ी थीं। यह हमारे परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना है जिस पर हम सबको गर्व है। यह वह स्थान है जहां नेहरू, गांधी, पटेल सरीखे महान नेता आते थे और आज़ादी की योजना बनाते थे। हमारे पर बाबा आज़ादी की लड़ाई के एक सैनिक थे। इस कमरे में कैद उनकी यादें हमारी बेशकीमती धरोहर हैं। और यह भूत वाली बात सब बकवास है। पहले सामने वाले भाग में दूसरे किराएदार थे, बहुत पुराने, पर उनकी नीयत में खोट आ गया था। लोगों को डराने के लिए वही ऐसी अनर्गल बातें फैलाते रहते थे कि सफ़ेद धोती कुर्ते में कुछ लोग रात में तीसरी मंजिल पर आते हैं। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब हमने उन्हें निकाल दिया। जब से लीना और सौम्या आए हैं सब ठीक है। पर माताजी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, माताजी थोड़ा इधर उधर की बातें करती हैं, पर उनका ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है और उनका बेटा मोहन बहुत नेक इंसान है। सबकी मदद को हमेशा तैयार रहता है। और उसके पिता बाबूजी के अच्छे मित्र थे। इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। अच्छा श्रीमती जी, आपका डर और भ्रम दूर हुआ या फिर भूत को बुलाऊं? हंसते हुए वे बोले। मैं यहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ ना? अपनी जेब छिपाते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम मालकिन हो यहाँ की। सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है। खूब पढ़ो। चाहो तो यहाँ की सफाई करा के यहीं बैठकर पढ़ो। नहीं, अपने कमरे में ही पढ़ूंगी। यहाँ ज्यादा एकांत है। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, यह सौम्या, लीना और मोहन की प्रेम कहानी उन्हें ही सुझाने देना, तुम बीच में मत पड़ना। और हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर चल दिए। डर का भूत भाग गया था।